नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ल्यूसेंट की कंप्लीट सीरीज़ में आज चैप्टर 3 के साथ, जिसमें थ्योरी प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को साथ लेके चलेंगे। और आज हम अध्ययन करेंगे महाजनपदों का। उससे पहले एक थोड़ा सा रिकैप हो जाए, जिससे कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा जान लें और क्रोनोलॉजी हमें याद रहे। तो चलिए इतिहास की बात करते हैं। 3 शाखाएं होती हैं इसकी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, प्राचीन इतिहास की हम बात कर रहे थे, हमने यहाँ से ल्यूसेंट को पढ़ना शुरू किया था। तो प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो इसे हम सबसे पहले पाषाण काल में बांटते हैं, और पाषाण काल में भी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। पुरा पाषाण काल को हम फिर से 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। पाषाण काल क्यों है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। अब पत्थरों का जिस तरीके से डेवलपमेंट होता गया उस हिसाब से हम इन्हें बांटते गए। यानी जब सबसे निम्न श्रेणी के पत्थर थे तो उसे निम्न कहा गया, फिर मध्य, फिर उससे थोड़े से डेवलप हुए, फिर उससे थोड़े से डेवलप हुए। इस हिसाब से हमने पाषाण काल को बांटा। तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था? अग्नि का ज्ञान नहीं था, तो ये क्या थे? खाना बदोश थे और मांस पर ही अपना जीवन यापन करते थे, जानवरों को मार के। तो क्या हुआ है कि यहाँ से आपको जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, बहुत से जानवरों के जीवाश्म पाए जाते हैं। अब आप मध्य पाषाण काल में आ जाते हो तो यहाँ पर क्या है? इसे मीजोलिथिक बोलते हैं। मीजो का मतलब होता है छोटे, लघु आकार के। तो छोटे उपकरणों के कारण इसे मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज कहा गया। यहाँ से आपको सर्वप्रथम मानव के अस्थिपंजर प्राप्त हुए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है? यहाँ से अब मानव भी प्राप्त होने लगे। उसके बाद आ जाते हैं हम नवपाषाण काल पे। तो नवपाषाण काल की बात करेंगे तो यहाँ से आपको स्थायी जीवन के प्रमाण मिलने लगे। अब स्थायी जीवन कब होगा? जब आप एक जगह रहने लगोगे। तो यहाँ से कृषि हो गई और पशुपालन के प्रारंभ में जो प्रमाण थे वो मिलने लगे। यहाँ से आपको पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो थे वो भी मिलने लगे। ठीक है, विशेषकर कुल्हाड़ियाँ, हैंड एक्स करके आता है। ठीक है, जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हम लोग कर चुके हैं, ये हम क्रोनोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब तक जो थे अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं थे। तो अब नव पाषाण काल में जब देखिए स्थायी जीवन होने लगा, एक जगह इंसान रहने लगा, तो इन्होंने कुछ ऐसी भी टेक्निक, फिर आग का ज्ञान, भाई अब खाना भी पकाएंगे तो इन्होंने आग का ज्ञान हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी नव पाषाण काल में आ जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं जब नव पाषाण काल का अंत हो रहा होता है तो वहाँ से आपका ताम्र पाषाण काल या चालकोलिथिक एज या संस्कृति शुरू होती है। चालको का मतलब होता है ताम्र और लिथिक यानी कि पाषाण, तो इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे ये पूछा जाए कि नव पाषाण काल में ही तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था ये कहा जाए तो एक गलत नहीं होगा, क्योंकि नव पाषाण काल का ये अंत था। ठीक है, ये लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, मतलब बस्तियाँ होती थी। बस्तियों में बीच में एक मुख्य बस्ती ऐसा माना जाता है, उसके चारों तरफ अन्य बस्तियाँ होती थी, तो मानते हैं कि उनके कुछ सरदार या समथिंग होते होंगे। इस टाइम में राजस्थान में से श्वेत चित्रित काले रंग के मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से मृदवान जो थे वो शुरू हो गए। सर्वप्रथम जो खेती के प्रमाण मिले थे वो हमारे जौ के मिलते हैं, और वो ताम्रपाषाण काल से ही मिलते हैं। तो आपका नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल में से अगर कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप जौ की खेती के लिए उसको ऑप्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपका स्थायी जीवन होने लगा, फिर सभ्यता जो थी, अभी यहाँ पर आपकी बस्तियाँ बनने लगी। बस्तियों से देखिए अब जो ग्रामीण जीवन था बस्तियों वाला, वहाँ से अब हम आ जाते हैं नगर की तरफ। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक, तो सबसे पहला जो धातु मिला वो तांबा मिला। तांबे से फिर हम आते हैं कांसे की तरफ, और कांसे से फिर आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता में बढ़ेंगे हम लोहे की तरफ। ठीक है, तो कांसे का प्रयोग हो गया, नगरीय सभ्यता थी, फिर इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। यहाँ पर कृषि था और कृषि से फिर आगे आए, अब इनका व्यापार जो था वो बढ़ने लगा। उसके बाद कपास की खेती के प्रथम जो साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। ताम्र सभ्यता से जौ मिल रहा है, जौ के बाद फिर आप आ जाते हो कपास पे। ठीक है, और बाकी भी इसमें ये गेहूँ, धान, दालें, जौ, मटर, सरसों, तिल, ये सारी भी खेती
होने लगी हैं। अब कृषि यहाँ से ही होने लगी थी, तो ये सारी चीज़ें गेहूँ वगैरह यहाँ पे भी उगने लगा था बाद में। ठीक है, जब एक संस्कृति से आप दूसरी संस्कृति में जाएंगे तो ऐसा नहीं होता एकदम चीज़ें हो जाएं। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो कुछ चीज़ें जैसे यहाँ रही होंगी, यहाँ से फिर यहाँ पे आई हैं, इस तरीके से होता है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में आपका और क्या होता था, मोस्टली आपके लाल या भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे, कहीं कहीं पर आपके काले रंग के पाए गए हैं, और यहाँ पर चाक पर निर्मित अच्छे बर्तन पाए जाते थे। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर वेल शेप्ड, पेंटेड, उस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये सभ्यता बहुत डेवलप्ड है उस, ठीक है, आपने देखा था इसकी सड़कें भी, अन्नागार है, इसमें स्नानागार है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्य सभ्यता पे। तो इसको क्योंकि आर्यों से ही शुरू हुई थी, आर्यों के आने का, इसलिए ये आर्य सभ्यता कहलाती है, और इसीलिए भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर वेदों का प्रारंभ होता है, इसलिए इसे वैदिक युग या ऋग्वैदिक युग कहा जाता है। ठीक है, मुख्यतः आर्यों को मध्य एशिया से आए हुए बताते हैं, और किसने बताया था, मैक्स मूलर ने बताया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उत्तरी ध्रुव से आए हुए ने बताया था श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, इसका स्पेसिफिकली आपका पूछा जाता है कि इसमें कैसे रंग के मृद भांड थे। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो गेरू रंग के ओकरे कलर्ड पोटरी, अगर आपका OCP लिखा हुआ आ जाए तो वो आपका संबंध है वैदिक सभ्यता से। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी, मुख्य व्यवसाय इनका पशुचारक था। देखिए, वैदिक सभ्यता में जो गाय है और बैल, इनका इतना ज़्यादा जिक्र है, तो इससे पता चलता है कि ये पशुचारक रहे होंगे, क्योंकि गाय और बैलों जो पशु हैं उनको चरवाहों को चरवाया जाता है। ठीक है, फिर कृषि के भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद कबीले या कुलों के आधार पर यहाँ पर जो थे वो संगठन, ऐसा माना जाता था कि संगठन बनते थे। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ यहीं से हुआ था, जो 4 वर्णों में डिवाइड होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलते हैं। लोहे का प्रयोग यहाँ से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका तांबा आ जाता है, फिर आपका कांसा आ जाता है। ठीक है, और फिर लोहा आपका वैदिक सभ्यता में आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। अब उत्तर वैदिक युग देख लेते हैं। तो अब इसमें आपका चित्रित ग्रेवेयर आ जाए या पेंटेड ग्रेवेयर आ जाए, या आपका PGW करके आए। ठीक है, OCP अगर आ रहा है तो वो आपका वैदिक है, और PGW अगर आ रहा है तो ये आपका उत्तर वैदिक के मृद भांड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इन सब की रचना आपका उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और फिर जब लोहे का प्रॉपर प्रयोग हो रहा है, हमारे पास कृषि के भी साधन हो गए, तो अब यहाँ पे हथियारों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है। तो देखिए अब क्या होता है, अब हमारे पास एग्रीकल्चर भी है, सब कुछ है। महाजनपदों का उदय कैसे होता है कि जब आपके पास कृषि भी है, लोहा भी है। अब जब आपके पास लोहा आ गया तो लोहे से क्या हुआ है कि आप हथियार भी प्रॉपर बनाने लगे हैं, और आपके पास कृषि के भी बहुत सारे उपकरण हो गए हैं। तो इसमें अब क्या हुआ, जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार वाला था, लोहे का व्यापक प्रयोग होने से क्या हुआ कि जैसे किसान हैं तो वो खेती करने लगे। अब खेती करने लगे हैं तो अब उनके पास ज़मीन बढ़ने लगी है, उपजाऊ होने लगी। राजा और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनके थ्रू क्या हुआ, अच्छा जो भी था उपज होने लगी थी, और वो उनको लेने लगे थे किसानों से। अब किसानों का इस वजह से उन्हें भौतिक संसाधन जो थे उनके वजह से किसानों को अपनी भूमि से लगाव होने लगा कि हाँ भाई, हमें ये भूमि चाहिए, और हम जितना ज़्यादा अन्न पैदा करेंगे तो हम उतना ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि तब ये सारी चीज़ें चलती थी, बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि कुछ चीज़ के बदले चीज़, तो उन्हें इस चीज़ से वो होने लगा। और उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन तो थी ही थी, वो आजू बाजू की जो भी ज़मीन थी उनको भी हड़पने लगे। ठीक है, अब जब ये चीज़ें हुई तो पहले क्या होता था, पहले एक कबीला होता था। तो कबीले से क्या हुआ कि फिर अब जब और आजू बाजू की और ज़मीनें जब हड़पी जाने लगी, तो फिर क्या हो गया, वो एरिया बड़ा होने लगा और कबीले से जनपद में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से जनपद से ये महाजनपद बने। ठीक है, तो भाई देखिए क्रोनोलॉजी हमारी कैसे चलती है। सबसे पहले हमारे पास खाना बदोश, कोई भी हमारे पास रहने की जगह नहीं। उसके बाद
एक छोटे एरिया में हम कृषि करने लगे, स्थायित्व आने लगा सबसे पहले रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद ताम्र नव पाषाण काल में हम क्या करते हैं, जब हम रहने लगे तो हम फिर थोड़ी थोड़ी बस्तियाँ बनाने लगे, ठीक है। क्या हुआ, अभी मेरे पास जगह नहीं है, फिर मेरे पास जगह आएगी, थोड़ी सी जगह है उसमें मैं थोड़ी जगह में कृषि करूँगी। फिर जब मेरे पास ज़्यादा मैं करने लगी कृषि, तो मैंने अपने आसपास के जो लोग हैं जो करने लगे उनके साथ मैंने मिलाकर बस्तियाँ बना ली। ये मेरी जब बस्तियाँ बनी, बस्तियों से फिर आपका क्या होने लगा, हड़प्पा सभ्यता में नगर बनने लगे, ठीक है। नगर बनने लगे आपके। उसके बाद फिर आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों के आगमन से इनका व्यवसाय रहा आपका, ये व्यापारी थे, यहाँ आपका ये पशु चराने के लिए, ठीक है। तो पशुचारण और कृषि इनका बेसिकली रहता था। पशुचारण, और उस वजह से इनकी सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। उसके बाद क्या हुआ कि अब जब कृषि के संसाधन अच्छे होने लगे और लोहे के औजार बनने लगे, युद्ध के लिए भी जो लोहे के हथियार बनने लगे, तो अब हमारे पास हथियार भी हो गए और कृषि के लिए उपकरण भी हो गए। जब ये चीज़ें हो गई तो जो हमारे पहले कबीले या कुल हुआ करते थे उनको बढ़ा दिया गया और उनको जनपद में, और जनपद से फिर महाजनपद में कन्वर्ट होने लगे हम। इस तरीके से हमारी संस्कृति आगे चल रही है। अब ये महाजनपद होंगे और महाजनपदों के बाद फिर साम्राज्य बनेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे विस्तार होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी चलती है। ऐसे ही यही हमारा इस तरीके से इतिहास बनता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज आने में स्टेप वाइज होता है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम महाजनपद। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए, अफ़गानिस्तान से लेकर जो हमारा ये गोदावरी तक का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ तक आपके ये 16 महाजनपद फैले हुए हैं, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं कि कैसे कैसे इनका उदय हुआ। मतलब बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है ये महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ पर है, और ज़्यादा आपसे डिटेल में पूछा जाएगा तो वो आपसे क्षेत्र पूछेगा कि आधुनिक स्थान में कहाँ पर है। तो वो हम मैप के साथ देखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला देखिए अंग, राजधानी चंपा। तो ये अभी कहाँ पर है, ये भागलपुर में है, बिहार में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से अगर जा रहा है ये आपका बिहार वाला रीजन है, यहाँ से फिर ये आगे ये वाला जो है ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, जो आगे इधर निकल जाता है सिक्किम से, यहाँ पर ही मिलता है, ठीक। तो अंग चंपा हो गया आपका भागलपुर, मुंगेर बिहार, ठीक है। साथ में आप देखते जाएंगे। उसके बाद मगध, गिरिव्रज राजगृह, ठीक है, ये इसकी राजधानी हो गई राजगृह, और ये अभी कहाँ पर है, पटना या बिहार में, ठीक है। उसके बाद काशी की बात करेंगे, वाराणसी। तो ये जो वाराणसी का ही आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद वत्स, कौशाम्बी, ठीक है, ये देखिए ये आपका ये कौशाम्बी वाला रीजन है, ये कहाँ पर है, इलाहाबाद के आसपास हो गया। उसके बाद आपका वज्जी, वैशाली, विदेह, या इसकी राजधानी ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है वो मिथिला पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, यहाँ आप देख सकते हैं वज्जी, ठीक है। तो ये भी आपका बिहार में है। उसके बाद कौशल, श्रावस्ती, ठीक है, ये आपका फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अवंती, उज्जैन या महिष्मती, ज़्यादातर इसकी राजधानी महिष्मती आती है जो एग्ज़ाम में आती है। तो ये आपका जो मालवा वाला क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र है, ठीक है, मालवा वाला रीजन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आपकी मल्ल, कुशावती, ये आपका ये भी उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये आ जाएगा आपका मल्ल, ठीक है। उसके बाद पंचाल की अहिच्छत्र पूछी जाती है ज़्यादातर, काम्पिल्य उतना नहीं पूछी जाती। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये भी आपका देखिए उत्तर प्रदेश में है। सारे ज़्यादातर जो आपको हैं ये देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में ही मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका देखिए पांचाल। उसके बाद चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, बुंदेलखंड वाला रीजन कौन सा होता है, देखिए बुंदेलखंड क्या होता है, पहले आप यहाँ चेदी, शक्तिमती देख लें। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो बुंदेलखंड क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ही आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला रीजन है,
तो उत्तर प्रदेश के नीचे वाला रीजन और मध्य प्रदेश के ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन आपका बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो ऊपर वाला रीजन है उसको हम बघेलखंड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कुरु आ जाता है, ये आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, दिल्ली के आसपास पड़ता है ये आपका, देखिए दिल्ली मेरठ हरियाणा। उसके बाद मत्स्य विराटनगर, ये आपका देखिए अब यहाँ आ जाएगा, जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान वाले क्षेत्र में। ये यहाँ आप देख सकते हैं मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटक राजौरी एवं हजारा। तो ये आपका पड़ गया कहाँ पर, पाकिस्तान। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका शूरसेन मथुरा, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है, ये नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये देखिए यमुना के पास मथुरा। उसके बाद अश्मक पोटली या पोतन, ज़्यादातर पोटली पूछा जाता है। गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत, ये रहा आपका, अभी मैंने बताया था आपका अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी के जो क्षेत्र है वहाँ तक आपका ये आता है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद बताएं, तो वो आपका अश्मक है। ठीक है, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन है। उसके बाद आपका गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर, तो ये आपका गांधार वाला रीजन हो गया। तो देखिए आपके पाकिस्तान में 2 पड़ते हैं, गांधार और कंबोज। ठीक है, दक्षिण में आपका 1 पड़ता है, ज़्यादातर आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में है। उसके बाद राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में आपका ये मत्स्य यानी कि विराटनगर आ जाता है। तो इस प्रकार से बाकी के जो आपके क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इस प्रकार आपके ये 16 महाजनपद हैं। इनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा देखिए, क्योंकि 16 महाजनपदों में मगध का भी उल्लेख मिलता है और मगध साम्राज्य का पूरा एक इतिहास है, जिसमें हम हर्यक वंश, सतवाहन वंश, शिशुनाग वंश, उन सब का अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो उससे रिलेटेड, मगध साम्राज्य से रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, वो हम उस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम केवल महाजनपद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन यही है, महाजनपद और राजधानियाँ यही पूछा जाता है आपका। तो गांधार की हो गई तक्षशिला, शूरसेन हो गई मथुरा, वत्स कौशाम्बी और कौशल श्रावस्ती। तो ए का हो गया 4, 1, वत्स 2 और कौशल 3। तो आपका ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर। ठीक है, उज्जैन का प्रतीक नाम क्या था? तो उज्जैन का प्रतीक नाम था अवंतिका। चलिए तो अब देखिए इसमें जैसे भी था महाजनपद और उनके आधुनिक क्षेत्र। तो मगध कहाँ से था? पटना और गया वाला जो ज़िला है। वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी थी कहाँ पर? वर्तमान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कौशल की बात करेंगे तो ये अवध, और अवंती की बात करेंगे तो मालवा वाला जो रीजन है मोस्टली जो मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, तो इसका 1, 2, 3, 4 ए इसका आंसर हो गया। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह, क्योंकि जब आप आगे जाके मगध की राजधानी पढ़ेंगे तो वो पाटलिपुत्र होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो थी वो गिरिव्रज या राजगृह आती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अगुत्तर निकाय। क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, चलिए वही आपके महाजनपद और उनकी राजधानियाँ हैं। तो कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई। तो देखिए 4 किसमें है? एक इसमें है, एक इसमें है, 2 आपके एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद पांचाल की अहिच्छत्र हो गई, यानी बी का 3 इसमें है। तो यानी आपका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन आगे देख लेते हैं। कौशल की साकेत या श्रावस्ती। ठीक है, उसके बाद वत्स की कौशाम्बी। ठीक है, निम्न में से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगुत्तर निकाय। निम्न में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो मैंने अभी आपको बताया था गिरिव्रज या राजगृह अगर हम देखेंगे तो वो सबसे पहली राजधानी थी। आगे जाके भी पाटलिपुत्र होगी जब हम मगध साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। तो कौशाम्बी जो है वो वत्स की राजधानी थी, वत्स कौशाम्बी। ठीक है, तो ये आपके 16 महाजनपद थे और थोड़ा सा हमने रिकैप किया। हर वीडियो में हम पहले थोड़ा रिकैप करेंगे जिससे आपकी क्रोनोलॉजी क्लियर होती रहे, और बाकी ल्यूसेंट के साथ हम सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। उसके बाद उन फैक्ट्स के बाद
क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे आपको ये पता रहे कि इसमें से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।